टू वन किया हुआ है नवंबर 2024 टू state what is meant by a better quantity. Physical quantity that has unit magnitude and direction. ठीक है पेज नंबर क्या इसका बताओ 727 okay. Sphere falls vertically into a liquid that has density 830 kilogram per meter cube. The sphere has radius r and constant velocity v as shown in figure 1.1. The drag force acting on the sphere is given by d equals to 6 by r nu v. We'll use the property of the liquid, determine the SI base units of nu. इसको सब्जेक्ट बनाएंगे पहले और 6 पाई को इग्नोर कर दें क्योंकि वो नंबर्स है, नंबर्स के यूनिट्स नहीं होते. डी है फोर्स. फोर्स का एसआई बेस यूनिट बताएंगे शहरियार साहब. के जी एम एस माइनस टू डिवाइड बाय रेडियस का मीटर और v का एम एस माइनस वन. रेडियस लेंथ है बेटा. ठीक है क्या बता यूनिट State an equation showing the relationship between the magnitudes of weight, drag force D and upthrust U acting on the sphere. बेटा मुझे बताइए अगर मैं इस पे आपसे पूछूं स्फीयर कर रहा है फॉल, वेट का ऐड करेगा, अपथ्रस्ट और ड्रैग ऊपर ही ऐड करेगा. ड्रैग जो है ना वो रेजिस्टिव फोर्स है, हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है. इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस ड्रैग. सही है क्योंकि वेट एक्ट कर रहा है नीचे और कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, इसका मतलब है दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर है. इसलिए हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी W equals to U plus D. Done. The volume of the sphere is 4.6 centimeter cube. The drag force is 0.32. Calculate the weight. Upthrust का फॉर्मूला रो जीबी होता है और रो डेंसिटी कितनी गिवन है 830. जी की वैल्यू और वॉल्यूम कितना है -6 सेंटी क्योंकि होता है -2 होल पावर 3 इज -6 हो जाएगा. इससे आपको अपथ्रस्ट मिल रहा है 0.037 न्यूटन और वेट होता है अपथ्रस्ट प्लस ड्रैग ऐड कर लेंगे तो वेट मिल जाएगा.
Yeah. Then define momentum. Product of mass and velocity. A child stands on a scooter on horizontal ground. The combined mass of the child and the scooter is 16 kg. Child starts from rest and pushes once on the ground with her foot, which causes her to accelerate. The push lasts for a time of 1.1 seconds. The speed of the child and the scooter after the push is 0.6 meters per second. Determine the average resultant force acting horizontally on the child and the scooter during the push. Resultant force का formula होता है F delta V upon delta T. This is Newton's second law. कितना mass given है? Change in velocity. Initial rest था सही है तो वो यही रहेगी 0.60 minus 0 divided by time taken कितना है 1.1 क्या आंसर आया 8.7 न्यूटन सेकंड लास्ट पेपर है बुक का हो गया है Later, the child in B travels down a slope at constant angle to the horizontal as shown in figure 2.1. At point A, her speed is 0.6 meters per second. She has a constant acceleration of 0.85 meters per second squared parallel to that slope. After a time of 3.7 seconds, she reaches point B. Distance निकालने equation of motion याद है आपको? Speed A पे कितनी थी उसकी? A पे 0.6 और एक्सेलरेशन पता है हमें डिस्टेंस निकालना है कौन सी इक्वेशन यूज होगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ रेट स्क्वायर तो हमें इनिशियल पता हो फाइनल ना पता हो नहीं याद है नहीं याद है चलिए याद सुनाओ चलिए जल्दी से आंसर बताएं खुद से अब फैरियाल आंसर बताएगा आप लोग देखते आंसर आ जाए तो बताइएगा टाइम कम है हमारे पास फैरियाल बताओ इक्वेशन बताओ मेरी पहले रोज की तबीयत खराब है अब तो फिर भी सही है वायरल है ना वायरल टाइम लेके जा फैरियाल 584 स्लोप है रोड नहीं फायदा है लग रहा है 8.03 8.03 आ रहा है तो हम लिख रहे हैं 8.0 क्योंकि हमारे पास डेटा में दो से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है ठीक है
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा वर्क डन का फॉर्मूला बताएं शहरियार इंशरा। Force into distance covered by the object in the direction of force F into D। सही है। सब्जेक्ट किसको बनाएंगे हम इसमें से? F को सब्जेक्ट बनाए, W अपॉन D। W दिया हुआ है कितना? डिवाइड बाय 18। क्या आंसर आया? 30.88। सही है। और हमने इसको राउंड ऑफ किया। 13.9 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डेटा में 3 2530 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेटा में अगर 2 दी है 2530 लिखो। लिखने का मतलब नहीं, आंसर की जगह पे नहीं। सही है। खैर इसका पूरे पेपर में 1 मार्क होता है, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी जिस स्टेज पे आप लोग हैं अभी आप पूरे पूरे आंसर लिखे जो आ रहे हैं, परेशान ना हो। ये आखिर में 1 मार्क के लिए फिर आप बैठ जाइए, देख लीजिए। जी बेटा, 0 से लेकर x तक एक्सेलरेट कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी कि बढ़ रही थी? उसके बाद इसने क्या किया? फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? उसने डीसेलरेट किया है, क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ है। ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई की है, क्यों अप्लाई की थी? ताकि एक्सेलरेशन खत्म हो जाए और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। खदीजा आपके पास ईएलडी की बुक है तो आपने मटेरियल चार्जेस दिए, मटेरियल चार्जेस दिए ईयरली पेमेंट। इसके बाद 1-2 कॉल में भी इस दारू कंप्लीट किए तो मैं पेपर मिल जाऊँ। कैसे हो गई तुम लोग? जी यहाँ तक हो गया। काइनेटिक एनर्जी शुरू में बढ़ क्यों रही थी? क्योंकि उस वक्त वो एक्सेलरेटिंग कर रहा था, स्पीड बढ़ रही थी। और अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ऊपर लिखा था कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। The radiation of stress with strain for a metal P is shown in figure 3.1. Point E is the elastic limit of the metal. Elastic limit किसे कहते हैं? इतनी फोर्स लग जाए अगर तो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाता है, मतलब फोर्स रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल लेंथ या शेप को रिस्टोर नहीं करेगा। सही। उन्होंने आपसे क्या पूछा है? यंग मॉडुलस निकाले। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो कैसे निकलेगा वो? ग्रेडियंट निकाल ले। सही है। पॉइंट किसी भी जगह पर कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले ले, उस पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर ले। खदीजा मुझे बताओ इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स? नहीं आता? पढ़ के तो बता सकती हो। कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा लो, स्ट्रेस की वैल्यू पढ़ो और स्ट्रेन की वैल्यू पढ़ो। अच्छा, स्ट्रेन जो नीचे दिया हुआ है ना आप लोगों को, वो परसेंटेज में क्या करेंगे? उसको हम डिवाइड बाय 100 कर दें। परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं? परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। और परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट पर तो मैंने वैल्यूज ली है 24 एक्सपोनेंट 7 और उस पर कितना था? ये 24 एक्सपोनेंट 7 और उस पर कितना है? 1। सही है। और मैंने बोला परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। इसलिए यहाँ पर 1 अपॉन 100 हुआ। ये अपॉन 100 परसेंट को हटाने के लिए किया है मैंने। क्या आंसर आ रहा है? 2.4
एक्सपोनेंट 10 करो, पेज नंबर देखो इस तरह से करने तो है। और वो कह रहे हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जहां पर है उसको हम लेबल करेंगे क्यू, तो वो आखिरी पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का और वहां पर हमने क्यू लिखना है और ये वही पॉइंट है जिसपे मैंने कोऑर्डिनेट उठाया है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेट लाइन का आखिरी पॉइंट होगा क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो है वो हुक्स लॉ में नहीं होता, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। State the conditions necessary for an object to be in equilibrium. Resultant force in किसी भी डायरेक्शन में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देयर मस्ट बी नो रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, और क्या देयर मस्ट बी नो रिजल्टेंट मोमेंटम अबाउट द पिवट। याद है ये शहरियार कंडीशन, सॉरी कौन सा चैप्टर में था ये? फोर्सेस डेंसिटी एंड प्रेशर में था, चैप्टर 5। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट याद है? For an object to be in equilibrium, the sum of all the clockwise movements and the sum of all the anti-clockwise movements about the pivot must be equal. अब मुझे बताएं इस वायर में कौन सी फोर्स होगी, किस तरफ? ऊपर। वायर क्या कर रही है, इसको नीचे जाने नहीं दे रही, तो टेंशन फोर्स का है ऊपर है। ये कब क्या कर रहे हैं, ये वेट, इसका वेट है नीचे, ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा खलीजा? क्लॉकवाइज, ठीक है। और वायर कौन सा मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और इस बीम का अपना भी वेट है, वो कहाँ से एक्ट करेगा? इन्होंने लिखा है यूनिफॉर्म शेल्फ। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि बिल्कुल सेंटर से उसका वेट लगेगा। तो 0.6 कितना था ये, 65 था, इसका अंदाजे से मैंने का वेट कितना बताया हुआ उन्होंने, आगे देखो वेट लिखा है 33 न्यूटन। अभी हम कुछ भी सॉल्व करने से पहले ना, पहले डायग्राम पे वर्किंग करेंगे सब लोग, ठीक है। क्या बोला मैंने? कुछ भी सॉल्व करने से पहले आप पहले डायग्राम में जो उन्होंने दिया है ना वो सब लिखें। क्या उन्होंने वेट बताया है, बीम का वेट बताया था कितना था? 33 था, लिखो 30। कहाँ लिखो? बीच पे, सही। कब का वेट बताया, कितना बताया? लिखो। अच्छा, इसके अलावा कब का पिवट तक यहां से कितना डिस्टेंस होगा, ये जो टोटल डिस्टेंस ये होगा 0.53। पिवट का है, ए पे पिवट है, पूरी लेंथ कितनी थी? 0.65 में से 0.12 माइनस हुआ, कितना है? 0.53 ये डिस्टेंस है उसका। और टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, टी वाई और टी एक्स। टी एक्स मैं नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा? टी एक्स वेरी गुड, पिवट से पास होगा तो उसका मोमेंट नहीं होता, तो इसलिए हम बना नहीं रहे। अभी हम वो फोर्सेस यहाँ पर बना रहे हैं जो मोमेंट प्रोड्यूस करें। ये टी साइन थीटा कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करें? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कब? क्लॉकवाइज। और इस शेल्फ का वेट क्लॉकवाइज। तो दो क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज। टेंशन एक ही है, सही, टी साइन थीटा। तो इक्वेशन बनेगी ना जब, तो उसमें कितने मोमेंट्स होंगे? तीन होंगे। क्लॉकवाइज कितने? दो। और एंटी क्लॉकवाइज कितना? एक। और मोमेंट का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी, सही है। अब हमने हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्लॉकवाइज मोमेंट्स कौन कौन से थे?
देखो बेटा, वेट कितना था शेल्फ का, और कहाँ से एक्ट कर रहा था, मिड से। तो मैं डिस्टेंस 0.65/2 लिख रहा हूँ डिस्टेंस। और कप का वेट कितना था, और कप का डिस्टेंस कितना था। बाकी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा था, वो था टी साइन थीटा, थीटा 50 डिग्री है। और उसका डिस्टेंस कितना है बेटा, वायर का पिवट से, वायर कहाँ से हिंज्ड है, बीच में से हिंज्ड है। तो 0.65/2 हो जाएगा बीच में से। एक भी छोटी सी गलती आपका पूरा आंसर गलत कर देगी। ठीक है, अब सब लोग खुद सॉल्व करें और बताएं टी कितना है। ये वाला तो पूरा आंसर आ जाएगा लेफ्ट पे। sin 50 × 0.65/2 का जो आंसर है वो उधर ले जाकर डिवाइड हो जाएगा टी की वैल्यू। बताएं टी कितना है। जी 46। नेक्स्ट पे जाएंगे। स्ट्रेस पता है, रेडियस निकालना है, स्ट्रेस का फॉर्मूला बताएं। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन मैं इसको कहूंगा आप इसको पढ़ा करें टेंशन अपॉन एरिया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ वो फोर्स लगाते हैं जो स्ट्रिंग पर एक्ट करती है। स्ट्रेस क्रिएट करने वाली फोर्स कौन सी फोर्स होगी, टेंशन। तो क्या आप लोगों को टेंशन पता है कितनी, नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं, हमें बल्कि हम निकाल चुके हैं। कितना निकाला हमने, 46 निकाला। तो 46 एरिया इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय स्ट्रेस। फोर्स की जगह मैं लिख रहा हूँ 46 मतलब टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेस कितना है। इससे हमें मिलेगा एरिया। सही है। एरिया से रेडियस कैसे निकालते हैं, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय पाई। जो आंसर आ जाए उसका रूट कर लें। बताएं कितना आ रहा है रेडियस। Six, 10 to the power minus. 9.76 एक्सपोनेंट -7, इसको हम रूट कर रहे हैं तो 9.9 एक्सपोनेंट माइनस।
कितना है? 8, 6, 9. वो आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का रूट करें। Four items are added to the shelf, doubling the stress in the wire. The wire is made of the metal P from part A. Use figure 3.1 to state and explain whether the wire will behave plastically or elastically as the stress doubles. Calculate करना पड़ेगा। तो use figure 3.1, figure 3.1 पे क्या दिया हुआ? डायग्राम दी हुई है। Double the stress, stress कितना था पहले? 1.5 exponent 7 था। अब मैं इसको डबल कर। इलास्टिक लिमिट पे पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? देखिए बेटा आपको फिगर 3.1 में इलास्टिक लिमिट पर वैल्यू कितनी दी हुई है? एक्सपोनेंट 7। और अभी हमने स्ट्रेस डबल भी कर लिया है तो वो डबल होकर कितना हुआ है? तो इलास्टिक लिमिट वाली वैल्यू तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा तो क्या वो प्लास्टिकली बिहेव करेगा? इलास्टिकली रहेगा। क्यों प्लास्टिक बिहेव कब करेगा? जब स्ट्रेस इतना हो जाए कि वो इलास्टिक लिमिट तक पहुंचे। इलास्टिक और प्लास्टिक में फर्क है। इलास्टिक का मतलब ये है कि जब उस पर फोर्स लगाएंगे और रिमूव करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। तो ये इलास्टिकली डिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इस पे स्ट्रेस डबल भी करने पर उतनी वैल्यू नहीं पहुंच रही जितनी जितनी इलास्टिक लिमिट पे वैल्यू दी हुई है। वो कितनी इलास्टिक लिमिट पर यहाँ पर? तकरीबन 26 एक्सपोनेंट 7 है और हम सिर्फ 3 एक्सपोनेंट 7 पे पहुंचे। और उन्होंने कहा था आपको फिगर 3.1 का रेफरेंस लें और पार्ट ए भी रेफरेंस दिया। तो हिंट उन्होंने आपको दी। तो उसका मूवमेंट तो सवाल है। जैसे क्लॉकवाइज मूवमेंट है तकरीबन 50 और एंटी क्लॉकवाइज है 5, तो हम रिजल्टेंट निकालें तो 50 माइनस 5 क्यों करते हैं? मतलब उसको हम 20 क्यों नहीं करते? एक डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड करते हैं। यहाँ तक हो गया? नहीं मतलब जैसे अगर मैथमेटिकली देखा जाए इक्वल्स टू होता है ना बीच में तो एंटी वो तब इक्वल होता है जब वो इक्विलिब्रियम में हो। हाँ अभी हमें खुद पता है कि वो इक्वल नहीं है। With reference to the direction of transfer of energy, compare the oscillation of transverse and longitudinal waves. क्या होती है बेटा? ये तो आपको आना चाहिए। वेव्स पढ़ा है, डेफिनेशन सुना है और ये बहुत बेसिक। आप सुनाओ शायरी यार। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड का हिस्सा बनता जा रहा है। लॉन्गिट्यूडल वेव्स किसे कहते हैं इंशाल्लाह? किसके मोशन के? wave motion. Very well. The particles vibrate parallel to wave motion in longitudinal wave और transverse wave में खदीजा। The particles जब तक बोलोगे नहीं याद ही नहीं होगा। बोल बोल के याद किया करो, सारा दिन बोलते रहो। ये बताओ इन ट्रांसवर्स वेव तुम लोग है ना वो बच्चों की तरह पढ़ाना चाहिए। 5 6 7 के बच्चे डांट डांट के या फिर पोएम की तरह से सारा दिन एक ही चीज याद करते रहे झूम झूम के। उठ के दोबारा से यही करें।
Done? G, a pipe is open at one end and closed at the other with a piston. The piston can slide freely and is at a distance of 4.5 x 1 minus 2 meter from the open end of the pipe. Loudspeaker is positioned near the open end of the pipe and emits a sound or wave of a single constant frequency. Stationary wave is formed in the pipe. Open end पर क्या बनता है? वो कह रहे हैं एंटी नोड के लिए ए बनाए. कहाँ बनाई? ए लिखना होता है. ओपन एंड पे लिख दो. और अगर वो कहते हैं नोड में लिखे तो कहाँ लिखना था? तो बेटा ये कितनी वेव? नोड एरा, एंटी नोड एरा अब्दुल्ला, नोड से एंटी नोड तक कितनी वेव होती है? ये क्वार्टर होती है. नोड से लेकर नोड तक आधी होती है, एंटी नोड से एंटी नोड तक आधी होती है, लेकिन नोड टू एंटी नोड कितनी होती है? क्वार्टर. तो बेटा ये कितनी लेंथ दीजिए? मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? वेव लेंथ निकाल 4 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये क्वार्टर है. पूरी वेव निकालने के लिए दिस लेंथ शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4. सही है? तो वेव लेंथ मिल जाएगी हमको, और एफ का फॉर्मूला होता है वी अपॉन लैम्डा. वी इन्होंने दिया हुआ है, लैम्डा आपको पता चल गया है, और इसी वजह से ये क्वेश्चन 3 मार्क का है, वरना ये 2 का होता है. कितनी आ रही है फ्रीक्वेंसी? एटीन 88.8. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो? 5 हो गए. हमारे पास डेटा में 2 से ज्यादा नहीं है. इसलिए हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे इसको राउंड ऑफ करना है. डन. The piston is moved to the left. लेफ्ट किस तरफ? फिर ये लेंथ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी. पहला हार्मोनिक बन रहा था, लेफ्ट पे ले जाएंगे तो कितने हार्मोनिक हो जाएंगे? 2 हार्मोनिक हो जाएंगे. सही है? ये जो फर्स्ट हार्मोनिक है इसमें कितनी वेव थी? क्वार्टर थी. सेकंड हार्मोनिक में कितनी होती है? 3 क्वार्टर हो जाती है. 3 लैम्डा अपॉन 4. सही है? तो आपको समझ आ रहा है ना सब? वो क्या कह रहे हैं कि पिस्टन को हमने कहाँ मूव करा दिया? The frequency of the sound wave emitted by the loudspeaker is then changed so that a stationary wave is formed with same number of antinodes. पहले कितने antinodes थे? अभी भी एक एंटीनोड. तो इसका मतलब है इन्होंने एक फर्स्ट हार्मोनिक ही रखा है, तो वेव बड़ी होगी, इससे वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. पहले नोड टू एंटीनोड डिस्टेंस कम था, अब नोड टू एंटीनोड डिस्टेंस ज्यादा था. सेकंड हार्मोनिक बना ही नहीं. वो कब बनता? अगर फ्रीक्वेंसी वही रखते और लेंथ बढ़ाते, फिर बन जाते. अभी इन्होंने क्या बोला है कि हमने लेंथ बढ़ा दी है, लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दी. इस तरह चेंज कर दी कि दोबारा से नई वेव बन रही है, उसमें एक ही एंटीनोड है. एक ही एंटीनोड का मतलब क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक. अगर सेकंड हार्मोनिक होता
तो ये कितने एंटी नोड्स हो चुके होते हैं? 2। ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज दैट इज मेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। अब मुझे बताएं वेवलेंथ बढ़ाई हमने कम की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर स्पीड सेम है, साउंड है तो स्पीड तो चेंज नहीं होगी, मीडियम एक ही है, स्पीड वही रहेगी। तो उन्होंने वेवलेंथ बढ़ाई है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? फ्रीक्वेंसी को चेंज कर एंटी नोड ज्यादा होता है। इन्होंने क्या बोला, एंटी नोड कितने? एक ही है। सेम नंबर ऑफ एंटी नोड का मतलब है पहले भी एंटी नोड एक था, अब भी एक ही। अगर सेकंड हार्मोनिक होता तो 2 एंटी नोड्स हो चुके होता। डन। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चल यार, सुनो। वर्क डन और एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल टू मूव यूनिट कूलम चार्ज टू अ कंपोनेंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती, पूरे सर्किट की बात होती। सट्टे कहाँ थे तुम? चैप्टर 1 के क्वेश्चन शुरू करेंगे। बेटा टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? 7 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा? डिवाइडेड। एक्स किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जितने भी है ना, उनके सिंबल्स याद करने में, मैंने आप लोगों को नोट्स के शुरू में बताया था कि ये सारे आपने खुद याद करने। तो अब देखो क्वेश्चन आ गया। ये हीटर है, ठीक है, तो हम लिख देंगे हीटर। So that the potential difference across the resistor of resistance 0.86 is 6। V का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आई आर मल्टीप्लाई होते हैं। I कितना है और R कितना है? मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर 6 होना चाहिए, वो शो करना है हमको। 6 आ रहा है। इसका O लेवल इलेक्ट्रिसिटी सही होगा, उसका A लेवल इलेक्ट्रिसिटी ठीक हो जाएगा। डिटरमिन द करंट I1। बेटा ये इसका वोल्टेज कितना है वापस? 6 है, मैं यहाँ लिख दिया। अब आप एक काम करें, 230 में से 6 को माइनस करें, कितना है? 224 वोल्ट्स इनका है दोनों का, और 224 वोल्ट्स इसका भी होगा, क्योंकि ये कैसे लगे? ये जो 224 वोल्ट है ना, ये इन दोनों का मिला के, सही है। एक काम करते हैं, पहले हम इसका करंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे?
I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? I होता है V अपॉन R। कितना है V और कितना है R? करें जरा डिवाइड। 224 डिवाइडेड बाय 170 कितना आया? 1.3 एम्पियर। बेटा टोटल करंट आ कितना रहा था? 7 में से 1.3 यहां से गया, तो बाकी कहां से गया? कैसे करेंगे फिर? माइनस कर। 7 में से 1.3 एम्पियर माइनस हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि करंट, क्योंकि करंट दो ही हिस्सों में डिवाइड हुआ था। तो आ रहा है आपके पास 5.68, जिसको हम राउंड ऑफ करके 5.7 एम्पियर लिख सकते हैं। डन? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट एक्स। बेटा कंपोनेंट एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दो तरीके से हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा I1 पता चल गया और इसकी रेजिस्टेंस भी पता है, तो इसका वोल्टेज निकाल लो, और 224 में से ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो माइनस कर लो, तो x का मिल जाएगा। जरा एक जल्दी से करें। I1 कितना था? 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 करो। 5.7 इंटू 2.4, 13.7 या 13 पॉइंट, जो भी आपका आंसर आया है वो 224 में से माइनस कर देंगे अगर हम, तो हमें x का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। जो भी है राउंड ऑफ आखिर में कीजिएगा, बीच में नहीं। 210.32 आ रहा था, तो 210 ये किसका वोल्टेज है? ये एक्स का है, मतलब हीटर का है। अब आपको हीटर का क्या पता चल गया? V, और करंट भी पता है, तो क्या हम हीटर की पावर निकाल सकते हैं? पावर का कौन सा फॉर्मूला है यहाँ? पावर होगा VI, क्योंकि हमें हीटर की रेजिस्टेंस नहीं पता। हीटर का वोल्टेज पता है कितना है? 210, और हीटर का करंट कितना है? 5.7। इन दोनों को हम कर देंगे। पावर के तीन फॉर्मूला होते हैं, I²R, IV और V²/R। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ IV क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें हीटर के बारे में रेजिस्टेंस उसकी नहीं पता। होने लगे। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, the purpose of this circuit is to provide power to component X. Determine the percentage efficiency of the circuit. कैसे निकालें पूरे सर्किट की पावर, और ये जो पावर इसको मिल रही है, पूरे सर्किट की पावर कैसे निकलेगी? पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है? 230, और पूरे सर्किट का करंट कितना है? पूरे सर्किट की पावर मिल जाएगी। ये है इनपुट पावर, और इसको कितनी मिली है पावर? ये है 1610 मिल रही है किसको? सर्किट को। उसमें से हीटर को कितनी मिली थी? हीटर को मिली थी 1200, तो इनका रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100, आपका आंसर आ रहा है 75%। The resistor of resistance 170 ohms is removed.
Leaving an open circuit in the lower branch of the circuit, there is no change to resistance of component X. 170 ओम का रेजिस्टर कहाँ लगा हुआ था? इसको हटा दिया, इसका मतलब अब सर्किट सिर्फ कितना है? सिर्फ ये सर्किट है। पैरेलल में रेजिस्टर लगाने से सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होती है? कम हो जाती है। अब अगर मैं रेजिस्टर हटा दूं तो ये सर्किट सीरीज सर्किट बन गया है, इससे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो बताएं कि पावर में क्या फर्क पड़ेगा इसकी, एक्स की। सर्किट का करंट कम हो गया तो पावर सप्लाई का करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। सर्किट की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ी है? क्योंकि सर्किट हमने पैरेलल से सीरीज सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। Power anything. हाँ? सर्किट की पावर, हाँ। Compare an alpha particle with a beta positive particle in terms of their masses and charge. Beta alpha particle कौन होता है? Has 2 protons and 2 neutrons. इसका मास 4u होता है। बीटा पार्टिकल किसे कहते हैं? बीटा पॉजिटिव पार्टिकल ये पॉजिट्रॉन है, इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90, या आप इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव 1e। अल्फा पे चार्ज होता है पॉजिटिव 2e। ठीक है, ज्यादा मैसिव कौन है? अल्फा ज्यादा मैसिव है एज कंपेयर टू बीटा पॉजिटिव। पाँच सौ शीट्स की थिकनेस कितनी? तो एक ही पूछ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई पाँच सेंटीमीटर में 500 शीट्स है। एक शीट की थिकनेस क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट क्या करेंगे उसमें जल्दी से बताइए। क्यू क्या है? न्यूक्लियस पी अंडरगोस अल्फा डिके टू फॉर्म न्यूक्लियस क्यू। बेटा न्यूक्लियस पी में न्यूक्लियॉन नंबर कितना है और प्रोटॉन कितना है? अब अगर पी से क्यू बन रहा है तो बेटा न्यूक्लियॉन नंबर 4 कम हो जाएगा। 216 था
तो 212 हो जाएगा, और प्रोटॉन थे 84, तो वो हो जाएंगे 82। तो कहाँ मार्क करेंगे इसका कोऑर्डिनेट क्यू के लिए? 82,212। अल्फा पार्टिकल का मतलब है 4 न्यूक्लियॉन्स रिलीज हो गए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलाकर कितने न्यूक्लियॉन्स रिलीज हो गए? 4। 216 थे, कितने बचे? 212। और प्रोटॉन थे पहले 84, 2 प्रोटॉन रिलीज होने का मतलब है 82 रह गए। सही। देन उन्होंने आपसे क्या पूछा है? स्टेट द नेम्स ऑफ द पार्टिकल्स emitted as Q decays to form R। बेटा Q से R बन रहा है, तो अगर आप देखें तो Q में 82 प्रोटॉन है और R में है 83। प्रोटॉन बढ़ता है बीटा नेगेटिव में या बीटा पॉजिटिव? बीटा नेगेटिव में प्रोटॉन बढ़ता है। तो वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? नेम ऑफ द पार्टिकल्स। तो बीटा नेगेटिव में कौन से पार्टिकल्स रिलीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। टू और फोर माइनस हो गए, इसमें टू है, इसका बाइनोमियल्स करो, टू और फोर का बाइनोमियल्स। ठीक, नेक्स्ट। बी है कैसे? क्वेश्चन पढ़े आप लोग इसको, बेहतर रिवीजन में नोट्स लिखो ताकि तो मैंने कहा नोट्स आपके Before the alpha decay, P is traveling at a constant velocity. After the decay, Q has a velocity of 1.3 exponent 5 meters per second at an angle of 68 degree to the original path of P. The alpha particle has velocity of 150 exponent 5 at an angle theta. Use the principle of conservation of momentum to determine theta. तो हम आपको पता है वर्टिकल के लिए अलग और हॉरिजॉन्टल के लिए अलग मोमेंटम की इक्वेशन बनती है। अगर हम वर्टिकल के लिए देखें तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है? 0, बिकॉज इट वाज नॉट ट्रैवलिंग वर्टिकली। तो ये m अल्फा into 150 exponent 5 sin थीटा। अब इसको मैं आप पहले बनवा देता हूँ इक्वेशन, आप लोगों को शायद मसला हो जाएगा। वर्टिकल की इक्वेशन में 0 इक्वल्स टू, तो ये इनिशियली मोमेंटम वर्टिकल है या नहीं है? इक्वेशन होती है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। लेफ्ट साइड पूरी 0। अब राइट साइड क्या बनेगी? m अल्फा, मास ऑफ अल्फा, इनटू वेलोसिटी कितनी है? 150 एक्सपोनेंट 5 साइन थीटा। अब प्लस लिखूं माइनस लिखूं? ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, दूसरा जा रहा है नीचे, तो ये हो जाएगा मास ऑफ क्यू इनटू वेलोसिटी कितनी है? 1.3 एक्सपोनेंट 5 साइन 68 डिग्री। ये बनेगी इक्वेशन। अब ये माइनस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इनको इक्वल कर दिया। अब इस पूरे में मास ऑफ अल्फा कितना होता है? 4u। और जो क्यू बना है उसका मास हमने कितना निकाला था? न्यूक्लियॉन नंबर याद है? 216 था, 212, सॉरी 216 में से अल्फा रिलीज हुआ था तो 212 बना। बेटा आपने रेडियो एक्टिविटी के नोट्स लिखे थे?
क्या फायदा उसका? यू होता है एटॉमिक मास यूनिट, और आप लोगों को मास निकालना सिखाया है मैंने, उस स्लाइड का नाम था न्यूक्लियाइड रोटेशन। एल्फा का मास कितना होता है? 4 नहीं होता, 4u होता है। कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन 12 होता है ना बेटा, ये तो सबको पता होता है। ऑक्सीजन 16, कार्बन 12। जी, वो सिर्फ मास नंबर होता है। कार्बन का अगर 12 लिखा हुआ है तो वो मास नहीं है, मास नंबर है। मास कैसे निकालूंगा? यू से मल्टीप्लाई करूंगा, और यू क्या है? यू एटॉमिक मास यूनिट है, इसकी वैल्यू आपको डेटा में गिवन होगी। इस पूरी इक्वेशन में से अननोन क्या है? थीटा, वो मिल जाएगा आपको। वो आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, साइन इनवर्स करेंगे, 25 डिग्री आ रहा है। आगे थीटा। देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएं। अल्फा का मास कितना होता है? 4u, और मैंने अभी आपको बताया यू किसे कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट को। उसकी वैल्यू होती है 1.66 एक्सपोनेंट 127, वो गिवन होती है डेटा में। और स्पीड कितनी थी? 150 एक्सपोनेंट 5 अल्फा की स्पीड गिवन है, का स्क्वायर तो आ गया 7.47, जिसको हम राउंड ऑफ करके 7.5 एक्सपोनेंट -13 लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये पेपर हो गया एंड।